Yes, so let us start with the वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स फर्स्ट। तो अभी ये चैप्टर के अंदर भी हमको पता है कि अलग अलग डिविजन्स है, ठीक है। मेथड ऑफ सॉरी मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स। इस चैप्टर के अंदर हमको तीन चीजें स्टडी करनी है। एक तो सबसे पहला जो है वो वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स के बारे में हमको स्टडी करना है, वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स अबाउट वेक्टर्स। तो वो हमको डीप में अच्छी तरह से स्टडी करना है। उसके बाद दूसरा आता है डिफरेंशिएशन, ओके, और वी कैन से डेरिवेटिव। ओके, तो डेरिवेटिव ये दूसरा टॉपिक हमको इसमें स्टडी करना है। और तीसरा उसमें आ जाता है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। और उसके बाद फिर ये जो तीन टॉपिक्स है, इन तीनों को मिला के ही मैथमेटिकल मेथड्स ये चैप्टर बनता है। और लेकिन इसके जो एप्लीकेशंस है, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसकी इस टेक्निक्स के जो एप्लीकेशंस है वो एक्चुअली मोशन इन प्लेन के अंदर लाई करते हैं। तो मोशन इन प्लेन के अंदर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमको इस चैप्टर के अंदर के इसमें मतलब करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो हमको एक्चुअली ऐसा लगता होगा कि वो क्वेश्चंस एक्चुअली मोशन इन प्लेन के अंदर के है, लेकिन वो इस चैप्टर के अंदर भी सॉल्व किए जा सकते हैं। मतलब इस चैप्टर के अंदर जो स्टडी किए हुए कंसेप्ट के ऊपर भी वो बेस्ड होंगे। तो इसलिए हमको ये दोनों चैप्टर्स जो है वो अलग अलग नहीं करने हैं, अलग अलग नहीं कर सकते एक्चुअली। मेथड ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स एंड मोशन इन प्लेन, ये दोनों को हमको कंबाइन करके ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों चैप्टर्स अच्छी तरह से रिवाइज करके रखो रेगुलर लेवल पे, ताकि हम ये चैप्टर को आगे चल के एमसीक्यूज लेवल पे सॉल्व कर सके, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। यस, सो देखो ठीक से, अभी जब वेक्टर्स की बात आ जाती है तो हमको पता है बेसिक कंसेप्ट अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अपने रेगुलर लेवल पे ये वेक्टर्स का कंसेप्ट देखा है, बराबर। तो लेकिन फिर भी कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी जरूरी है कि जब सपोज दो वेक्टर्स हमारे पास है, मान लो कि एक वेक्टर जो है तो वो ए बार है और दूसरा वेक्टर है सपोज बी बार, ओके। यस, ओके। सो जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो सपोज एक वेक्टर ए बार है, ये सपोज, और दूसरा वेक्टर जो है वो बी बार है, ओके। तो ये दोनों वेक्टर्स अगर सपोज थीटा इतने एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट है, देखो ठीक से, इनका दोनों का रिजल्टेंट मतलब ही क्या है यहाँ पे, इट्स गोइंग टू बी एडिशन, ओके। तो इन दोनों का जो एडिशन है वो पैराग्राम लॉ से या ट्रायंगल लॉ से हमको मिल जाता है आराम से। तो ये सपोज इनका दोनों का रिजल्टेंट है, जिसको हम बोलेंगे सी बार, ठीक है। तो सी बार का जो मैग्नीट्यूड है वो निकालने के लिए हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला बनता है, जो कि मॉड ऑफ सी बार इज गोइंग टू बी इक्वल टू रूट ऑफ मॉड ऑफ ए बार प्लस मॉड ऑफ बी बार, ओके, प्लस होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए बार into mod of b bar into cosine of angle between these two a bar and b bar, remember correctly. So this is actually the relationship between the mod of a bar, b bar and c bar actually. अभी रेगुलर लेवल पे, मतलब रेगुलर में आपने ये जो फॉर्मूला है वो इस तरह से स्टडी किया है। इफ सपोज वी हैव द टू वेक्टर्स लाइक p bar and q bar in this way, and if suppose they are resultant,
is found out to be r bar like this by using the parallelogram law or maybe triangle law, no problem. तो p बार और q बार इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, r bar बोलते हैं, बराबर, r bar. So this is r bar, and actually the magnitude of this resultant, which is going to be r here, if suppose theta is the angle between these two, so the magnitude of resultant between these two will actually be given by the formula root of p square plus q square plus 2pq into cos theta, right? So this is the formula for finding the magnitude of resultant of two vectors, okay, whose magnitude is p and q, and angle between them is theta. So magnitude of resultant can be found out by using this formula. Okay. अभी एक दूसरी बात देखो, इसी सेटिंग में, इसी सेटअप के अंदर होता क्या है ना कि अगर इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे ना, ये देखो ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन किया तो ये जो वेक्टर बनता है p बार से q बार की तरफ या q बार से p बार की तरफ, उसको हम लिखेंगे, ये देखो q बार से p बार की तरफ हमने इसको ड्रॉ किया, तो वो इसको हम बोलेंगे s बार. ओके, तो अभी देखो इस ट्राइंगल के अंदर दिख रहा है ठीक से, कौन सा, ये वाला जो ट्राइंगल है कि नहीं, तो देखो ठीक से इसमें देख सकते हो कि इस वेक्टर का q बार का और s बार का एडिशन कौन है, यहाँ पे p बार है, इतना समझ सकते हो आराम से. देखो ठीक से q बार प्लस s बार is actually going to be p बार, करेक्ट है. So if you write this in mathematical form here, तो हमको मिलेगा इसमें कि p बार, सॉरी, q बार plus s bar is going to be equal to p bar, right? So that we can say s bar is actually going to be p bar minus q bar, right? So this s bar is nothing but, तो ये s bar जो है that is the difference between this p bar and q bar. तो ये p bar और q bar के बीच में का जो डिफरेंस है तो वो s bar हुआ करता है. तो समझने की बात ये है इसमें कि अगर हम दो वेक्टर्स कॉन्करेंट निकालते हैं, मतलब एक ही पॉइंट में से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनसे जो पैरेललोग्राम बनता है उस पैरेललोग्राम का जो मेजर डायगोनल होता है ना, ये वाला मेजर डायगोनल, तो वो एक्चुअली उनका एडिशन होता है, ए बार प्लस बी बार होता है. लेकिन दूसरा जो डायगोनल बनता है कि नहीं, ये वाला माइनर डायगोनल उसको बोलते हैं, तो वो एक्चुअली उन्हीं दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन हुआ करता है, ए बार माइनस बी बार हुआ करता है. अगर ये ए बार है और ये बी बार है, तो इस ट्रायंगल के अंदर हम देख सकते हैं आराम से कि दिस ए बार and this is b bar, so the major diagonal will be a bar plus b bar and the minor diagonal will be a bar minus b bar. ये बात समझ सकते हैं आराम से, ठीक है. याद रखो ठीक से कि major diagonal is always happens to be a bar plus b bar and minor diagonal happens to be a bar minus b bar. So simply s bar is actually going to be p bar minus q bar, whereas r bar is actually going to be p bar plus q bar. तो r bar जो है वो रिजल्टेंट है दोनों, इस दोनों वेक्टर्स का, p बार का और q बार का रिजल्टेंट r बार है, जबकि डिफरेंस s बार है. तो वी कैन ड्रॉ देम बाय द टू डायगोनल्स इन दिस वे. यस, अभी हम देखेंगे एक बात कि जैसे हमारे पास ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला है, सेम वैसे ही हमारे पास डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी फॉर्मूला है. डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस s बार हियर, जो कि दोनों का सब्ट्रैक्शन है. S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, लेट अस टेक इट एज सब्ट्रैक्शन. तो उसको अगर सब्ट्रैक्शन बोल देंगे तो S का मैग्नीट्यूड जो है तो वो निकालने के लिए सिमिलर फॉर्मूला हमको मिलता है, जो कि ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos theta, where theta is going to be the same angle between this p bar and q bar when they are just concurrent or they are starting from the same point. So if they are starting from the same point, then we can use this formula for finding the magnitude of subtraction of these two vectors. Okay, so ये याद रखो ठीक से, this is for subtraction and this is for addition. And one more thing is that here if you want to find out the direction of this r bar mixed with this p bar, ओके उसके लिए भी हमको ठीक से समझना है हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ आर बार. तो आर बार का डायरेक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ठीक से उसको हम बोलते हैं अल्फा. अल्फा से हम डायरेक्शन निकालते हैं उसका. तो ये देखो, ये सपोज हमारे पास
P बार है और ये हमारा Q बार है, ओके। और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, तो वो रिजल्टेंट सपोज ये है, ठीक है, ये रहा उनका रिजल्टेंट। Yes, we can call it as R bar. So what is the angle made by this R bar with P bar? We can call it as alpha. तो अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला है tan अल्फा is actually equal to Q into sin theta upon P plus Q into cos theta. देखो इस फॉर्मूला में क्या तुमको स्पेशलिटी दिख रहा है? हाउ विल यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला? तो देखो ये आर बार का जो डायरेक्शन है, तो मतलब आर बार का जो एंगल है वो पी बार के साथ बना हुआ है, राइट। तो पी बार का मैग्नीट्यूड दिख रहा है क्या पे आया, ये देखो यहाँ पे आया, ओके। और जिसके साथ एंगल नहीं बना हुआ है तो वो कहाँ पे आ रहा है, ये देखो यहाँ पे क्यू साइन थीटा और क्यू कॉस थीटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ क्यू बार आ रहा है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है। जबकि यहाँ पे आइसोलेटेड जो पी है तो वो वही है जिसके साथ ये अल्फा एंगल बना हुआ है। अगर हमको इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करना है, मान लो कि हमको यहाँ पे ये एंगल अगर चाहिए, इसी आर बार का क्यू बार के साथ बना हुआ एंगल अगर चाहिए, उसको हम बोलेंगे बीटा चाहिए, तो अल्फा नहीं, अल्फा क्योंकि ये है ना, तो बीटा इसको अगर बोल देंगे, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस बीटा हियर? तो उसके लिए हमारे पास फिर से फॉर्मूला है tan बीटा इज एक्चुअली इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू, क्यू का रोल कौन प्ले करेगा अभी, पी प्ले करेगा, और P का जो रोल है वो Q प्ले करेगा, क्योंकि दिस बीटा इज द एंगल मेड बाय दिस R बार विथ Q बार एक्चुअली। तो यहाँ पे Q हमको यहाँ पे नीचे रखना है, ठीक है, Q प्लस, बाकी इधर और इधर जो है वो P आएगा, तो इसलिए फिर P साइन थीटा अपॉन P Q प्लस P कॉस थीटा, दिस विल बिकम द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एंगल मेड बाय दिस R बार विथ Q बार। समझा क्या ठीक से? तो ये दोनों फॉर्मूले हमको अच्छी तरह से याद रखने हैं, tan अल्फा एंड दिस इज tan बीटा, नो डाउट, ओके। एंड आल्सो we have to find out, we can remember the formula for angles made by this S bar with P bar, okay। तो S बार का P बार के साथ बना हुआ एंगल कितना है, वो कैसे ढूंढ के निकालेंगे? तो ये देखो S बार का P बार के साथ जो एंगल बनता है, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज P बार एंड दिस इज Q बार, ओके। ये P बार है, ये Q बार है, तो अब यहाँ पे S बार कहाँ से दिखाएंगे? तो ये देखो ये हो गया हमारा S बार, राइट है, दिस इज S बार एक्चुअली। तो S बार का पैरेलल हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये भी S बार ही है, नो डाउट। तो इस S बार का जो P बार के साथ एंगल बनता है, तो उसको अगर सपोज हम अल्फा बोल देते हैं, so that alpha can actually be found out by using a simple formula, that is tan alpha dash, अल्फा डैश बोलेंगे उसको, चलेगा? अल्फा डैश मतलब the angle made by this S bar with P bar, तो that will be actually equal to, अभी इसमें देखो क्या करना है हमको, कि एक्चुअली ये जो S बार है, तो S बार P बार माइनस Q बार के बराबर है, राइट। तो P बार माइनस Q बार के बराबर, तो अभी सोचो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दो वेक्टर्स को, तो क्या करते हैं, ये सपोज ये P बार है और ये Q बार है, तो जब हमको P बार में से Q बार सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, Q बार को उल्टा कर देते हैं, तो मतलब हमको P बार माइनस Q बार को ऐसा लिखना होता है, P बार प्लस माइनस ऑफ Q बार, राइट है, माइनस ऑफ Q बार, एंड माइनस ऑफ Q बार मीन्स इसका अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन का ऐसा एक वेक्टर जो है, इसको हम बोलेंगे माइनस ऑफ Q बार, करेक्ट है। तो अभी मुझे बताओ, ये इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बताओ? तो वो रहेगा 180 माइनस थीटा, करेक्ट है। So this angle will be 180 minus theta, and this 180 minus theta we have to use here. तो यहाँ पे ये अल्फा निकालने के लिए, मतलब अभी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एक्चुअली S बार होगा, करेक्ट है। तो इस S बार का P बार के साथ बना हुआ एंगल निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, थीटा के बदले 180 माइनस थीटा डालना पड़ेगा, बस खत्म। तो उससे हमको मिलेगा Q इंटू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय P plus Q cos again 180 minus theta, right?
and then if we solve this further, then we can just get it as, yes, so this will be actually, अभी तुमको पता होना चाहिए कि sin 180 minus theta कितना होता है, it is same as sin theta, so we can get this as q sin theta, and that is divided by p plus q cos 180 minus theta. What is cos 180 minus theta? You should know that it is minus of cos 180 cos theta, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस q cos theta. समझा क्या ठीक से? So this is the expression for tan alpha dash, where alpha dash is going to be the angle made by this S bar with P bar, no doubt. And in the same way, we can get beta dash also. So what will be the formula for tan beta dash then? Just can you construct it on your own? Let's try. What is the formula for tan beta dash? तो देखो यहाँ पे tan beta dash, where beta dash is the angle made by this S bar with Q bar actually, हाँ, Q bar के साथ बना हुआ जो एंगल है वो निकालने के लिए हमको यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा, सॉरी, P into sin theta divided by Q minus P cos theta. Okay, see the difference, ये फॉर्मूला में और ये वाले फॉर्मूला में दिख रहा है क्या डिफरेंस है? सिर्फ इतना ही कि यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे नीचे माइनस साइन है, बस उतना ही तो डिफरेंस है, बाकी क्या डिफरेंस है? बाकी तो सब सेम है बिल्कुल. Yes, so that is the only difference we have to understand. So this is important thing we have to note here. तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. अच्छा, इसके बाद इसके अलावा इनके जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो स्पेशल केसेस है तो वो भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पूरे चैप्टर में ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो इसी बात पे डिपेंड करेंगे. जो मैं अभी यहाँ पे टेबल बनाने वाला हूँ तो उसी टेबल के ऊपर डिपेंड करेंगे. वो टेबल अच्छी तरह से ध्यान में रखो और उसको किस तरह से यूज करना है तो वो भी एक बार सीख लो ठीक से. देखो ठीक से अभी suppose as usual we have the two vectors, one is a bar and other is b bar, or p bar and q bar we can say. So suppose this is the vector p bar. Okay, ये एक वेक्टर हमारे पास है p bar जिसको हम बोल सकते हैं, और दूसरा एक वेक्टर हमारे पास है q bar जिसको हम बोल सकते हैं. Okay, so this is our q bar. Yes, and suppose that there is an angle theta between these two vectors, and the resultant of these two vectors is going to be actually r bar. Okay, so this is our r bar. Yes, now as the angle between these two vectors varies, the resultant magnitude of this resultant will change accordingly. So see, suppose theta का अलग अलग वैल्यूज हम यहाँ पे ले लेंगे. थीटा का वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटीज है थीटा के लिए? तो देखो थीटा एक तो 0 हो सकता है, 0 डिग्री, या तो दूसरी तरफ 60 डिग्री हो सकता है. देखो ठीक से 60 डिग्री हो सकता है, या तो फिर तीसरा जो पॉसिबिलिटी है वो है 90 डिग्री. ओके, 90 डिग्री. चौथा पॉसिबिलिटी लिस्ट आउट करेंगे इसी के नीचे, जो कि है 120 डिग्री. देखो ठीक से 120 डिग्री. and this last possibility we can list here is 180 degree. okay, मतलब in short क्या है कि दो वेक्टर्स के बीच में जब 0 डिग्री एंगल रहेगा तो ये कैसे दिखेंगे वो? how they will look like? see, when the angle between these two vectors is 0 degree, then one vector is along this direction and another vector which is of making an angle 0 degree with the same vector will be observed to be like this in the same direction in this way. okay, तो ये इस तरह से हम उसको देख सकते हैं आराम से. okay, तो देखो, तो this will be supposed to be p bar and the second one will be considered to be q bar. ये जो रेड कलर वाला है तो वो बनेगा एक्चुअली q bar. ठीक है, ये हो गया सिचुएशन इन विच द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स इज गोइंग टू बी 0 डिग्री. यस. अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ द टू वेक्टर्स आर 60 at 60 डिग्री? अच्छा, विल ट्राई वन बाय वन. ओके, एक एक करके हम उसको सॉल्व करेंगे. तो देखो, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इन दिस केस हियर? तो व्हेन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज गोइंग टू बी 0 डिग्री,
So what is the value of r here? तो देखो r will be actually equal to p plus q. Yes. How can you prove this? See, since the theta is 0, the angle between two vectors is going to be 0. That means theta is going to be 0. If theta is 0, then the formula r is equal to root of p square plus q square plus 2pq cos theta will just get modified like this, root of p square plus q square plus 2pq into cos 0, correct hai? And what is cos 0? We know that it is 1. So if we replace it by that, we get this p square plus q square plus 2pq into 1. So that it simplifies up to p square plus q square plus 2pq only. And we know that this is nothing but the square of p plus q, right? p plus q का ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन ही तो ये है कि नहीं? चेक करो एक बार. देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे होता है कि नहीं? तो इसलिए फिर यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं p plus q the whole square, and if we cancel this square root and square sign, then we can get this simplified as p plus q. But remember, this happens only when theta is equal to 0. Okay, so theta equal to 0 होने के बाद मतलब दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 0 है, मतलब वो वेक्टर्स अगर पैरेलल है, ये देखो ये पैरेलल है कि नहीं दोनों वेक्टर्स. तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है, तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड p प्लस q के बराबर होता है. ये समझने के लिए ये पूरा करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं. दिस इज नॉट टू बी डन एवरी टाइम. सो वी हैव टू रिमेंबर दिस एज अ सिंगल रो इन द टेबल. तो इस टेबल के अंदर हमको एक ही बात याद रखनी है कि व्हेन थीटा इज 0, r is going to be p plus q. Okay, and what will be the r if p is equal to q? Okay, मतलब अभी यहाँ पे क्या क्या करेंगे हम कि जो एंगल है, ये देखो यहाँ पे p is not equal to q का एक केस तैयार करेंगे. ओके, और यहाँ पे p is equal to q का एक केस तैयार करेंगे. मतलब दोनों वेक्टर्स समझो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ये p बार और q बार दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम डायरेक्शन में भी है. तो उस केस में फिर उनका जो इनके बीच में जो जीरो एंगल अगर रहेगा तो उनका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा उनके रिजल्टेंट का? तो वो बनेगा 2p, बोल सकते हैं ऐसा, 2 टाइम्स ऑफ p. सीधी बात है, क्योंकि अगर p इक्वल टू q हो गया तो इस p के बदले हम p डाल सकते हैं और q के बदले भी तो p डाल सकते हैं. तो p प्लस p क्या बनता है? 2p बनता है. तो इसलिए ये बनेगा 2p. बट रिमेंबर दैट दिस इज गोइंग टू बी द magnitude of resultant only when this condition is satisfied, p is equal to q. Otherwise, if p is not equal to q, then in that case we can get the resultant magnitude of resultant of two vectors to be like this, p plus q only, no doubt. अच्छा, अभी 60 डिग्री वाला केस तैयार करो फटाफट. तो देखो ठीक से, if suppose the two vectors are at 60 degree inclined to each other, मतलब ये p बार है सपोज और q बार जो है उसके साथ 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है. ओके, so in that case, how can we get the resultant of these two vectors and how will we get the magnitude of that resultant here? तो उसके लिए दो मेथड्स है, दो मेथड से हम उसको निकाल सकते हैं आराम से. एक ज्योमेट्रिकल मेथड है और दूसरा जो है वो एल्जेब्रिक मेथड है. चलो पहले हम एल्जेब्रिक मेथड से करेंगे. ठीक है, तो एल्जेब्रिक मेथड से क्या मिलता है वो देखेंगे एक बार ठीक से. r is actually going to be root of p square plus q square plus 2pq cos theta, correct है? But as this theta here is going to be 60 degree, so you can just replace it here, and we know that cos theta is half. ये पता है तुमको cos 60 डिग्री कितना होता है? हाफ होता है. ये बात याद रखो अगर नहीं भी पता है तो. अरे आदित्य, r actually stands for resultant, resultant of these two vectors. जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना, इधर ये p बार है, ये एक्चुअली q बार है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनता है तो वो रिजल्टेंट एक्चुअली r बार है. रिजल्टेंट मतलब दो वेक्टर्स का एडिशन, याद रखो, दो वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन, और उसको ही हम रिजल्टेंट बोलते हैं. ओके, r स्टैंड्स फॉर रिजल्टेंट. सो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं यहाँ पे, दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड सिंपली ऐड हो जाता है. ये बात हमको इसमें समझ में आ रही है.
नेटवर्क गेलं वाटतं. Yes, yes, yes. Sorry for the interruption. Okay. Let us continue. ओके, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि when the two vectors are inclined at an angle 60 degree, then in that case we can see the resultant can be found out in this way. तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 हमको पुट करना है, तो थीटा इक्वल टू 60 मतलब कि cos 60 क्या बनता है, हाफ बनता है, बराबर. तो ये हाफ हमको यहाँ पे डालना है, तो इससे हमको मिलेगा r इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर, ओके, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू cos 60 का वैल्यू हाफ हमको पता है ऑलरेडी, तो ये हाफ टू 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 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, सॉरी सिंगल pq. ओके ओके, so this is the value of resultant of two vectors when the angle between these two vectors is 60 degree. You have to just learn this as it is. Okay, तो देखो रूट ऑफ p square plus q square plus pq simply. So this is going to be the resultant of two vectors when p is not equal to q and the angle between the two vectors is 60 degree, right? But if suppose p equal to q, तो उस केस में क्या होगा बताओ. तो we can replace p for q. Okay, so if we replace this p instead of q here, then we can get this as p square plus, अब यहाँ पे q है, q के बदले भी हमको p ही डालना है, तो उससे वो p square बनता है, और यहाँ पे pq है, तो इस q के बदले वापस p डालना है, तो p into p क्या बनता है, p square बनता है. So again we can say that this p square plus p square plus p square, actually it becomes 3p square, right? 3p square, and if we take the square root here, तो इसको हम लिखेंगे रूट ऑफ 3p स्क्वायर, एंड 3p स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या बनता है, p स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनता है p, राइट? एंड देन वी कैन से this 3 root 3 will be left as it is, so we can call it as root 3 times of p. देखो ठीक से, root 3 times of p. तो इस तरह से हमको ये मिल रहा है रिजल्ट कि when p is equal to q, the resultant of these two vectors is going to be root 3 times of each of the vectors. Remember. Okay. चौथा केस जो कि हमारे पास थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट है? तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो उस केस में फिर क्या होगा, देखो ठीक से. डू यू नो व्हाट इज cos 90? हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ cos 90? कौन बताएगा? जस्ट पुट इट इन चैट बॉक्स. सिंस द टू वेक्टर्स आर गोइंग टू बी 90 डिग्री इंक्लाइंड टू ईच अदर, तो cos 90 का जो वैल्यू है तो वो हमको मिलेगा शायद 0. रिमेंबर, actually cos 90 is 0, not is 1. Okay, cos 0 is in fact 1. Okay, cos 0 का वैल्यू हमने 1 लिया था ना अभी अभी, तो cos 0 is 1 and cos of 90 is actually 0. So if we replace this here, then we can get this as r is equal to root of, okay, p square plus q square plus 2pq into 0, and this, because of this 0, this whole term gets vanished, and what we are left with is simply r is equal to root of p square plus q square, correct hai? So we can just copy it down here and say that this r will be actually equal to root of p square plus q square. That's it. So in this way we are going to get the magnitude of resultant when the two vectors are not equal in magnitude. But if they are equal in magnitude, then in that case r can be written to be equal to p square plus p square, क्योंकि यहाँ पे q और p दोनों सेम ही तो है ना, तो इसलिए फिर p के बदले और q के बदले, दोनों के बदले अगर हम p डाल देंगे तो उससे हमको नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा रूट ऑफ 2p स्क्वायर, करेक्ट है? एंड व्हाट इज रूट ऑफ 2p स्क्वायर सिंप्लीफाइज अप टू, तो उसमें रूट ऑफ 2 जो है तो वो एज इट इज आ जाएगा
और पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, पी सिर्फ, तो इसके कारण यहाँ पे हमको √2 टाइम्स ऑफ पी ऐसा मिल जाएगा। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं आराम से, दिस विल बी एक्चुअली √2 टाइम्स ऑफ पी, ओके, एंड वी कैन जस्ट कॉपी डाउन इट हियर and get this as √2 p as a final thing, okay. So in this way we are going to get this third row in this option here. ठीक है, so in this way, yes, so accordingly we can see, okay. अभी next case हम consider करते हैं जिसमें theta is actually going to be 120 degree now, okay. तो theta is going to be 120 degree. So if we put this theta as 120 degree here, then we can get this r is equal to root of p square plus q square plus 2pq into cos of 120 degree, correct है? Do you know what is cos of 120 degree? How to find this cos of 120 degree? 120 can be expressed as 180 minus 60, right? And we know that cos of 180 minus theta means minus of cos theta. So we can write this as minus of cos 60. And as we know that cos 60 is half. So this cos of 120 will actually be equal to minus of half. And if we replace this minus of half here, then we can get this 2 and 2 cancelled from here. And r is left with root of p square plus q square minus pq simply. तो देखो ये हमको मिलता है value of r, remember, and hence we can get this simplified as r is equal to root of p square plus q square minus pq. So this is to be copied here, so we can write it as root of p square plus q square minus pq. And if suppose this case, if the two vectors are equal in magnitude, then in that case we can just replace one for another and get this simplified as, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, p square plus p square plus p square again, sorry, minus p square here. So we can say this will be minus of p square. So what is this? P square minus p square gets cancelled, and what we are left with is simply root of p square, which is nothing but p, simply p. तो ये हमको यहाँ पे मिल रहा है. So in this way we can get this as a p. That's it. Okay, so this way we can get the final answer, right? समझा ठीक से? इसमें कुछ डाउट है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं. तो 180 डिग्री का अगर सॉल्व करते हैं तो देख सकते हो आराम से 180 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा हमको. You have to put theta equal to 180 degree in this equation. Do you know what is cos 180 degree is? Theta is going to be 180 degree. So cos of 180 degree. What is cos of 180 degree? Actually it is -1, remember. So we can get this as r is equal to root of p square plus q square plus 2pq into -1, correct है? जिससे ये बनता है actually root of p square plus q square minus 2pq, बराबर है? So this is minus 2pq, and then we can just get this as, अभी इसमें देखो कि root of p square plus q square minus 2pq, this is the formula actually. किसका फॉर्मूला है ये याद है? p minus q का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, राइट? और अभी यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट और स्क्वायर अगर कैंसिल कर दो तो हमको क्या मिलेगा? Simply this will be p minus q, right? So copy down this p minus q here, and at the same time if p is going to be equal to q, तो वहां पे क्या आएगा? p minus p आएगा जो कि 0 बन जाएगा, and hence we can get this as 0 here. So that means this will be 0. Okay, तो देखो ये टेबल के अंदर, एक ही टेबल के अंदर कितना सारा इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है देखो. तो टेबल के अंदर ये टेबल अगर पूरा याद करके रखेंगे ना तो तुमको हर बार ये पूरा करना नहीं पड़ेगा, ठीक है? So immediately we can get the answer if we remember this
होल टेबल एज इट इज। और ये बात कि यहाँ पे दूसरा मेथड जो है, तो वो दूसरा मेथड ऐसा भी है। ये अभी ये तो इसके लिए तो मैंने बताया ऑलरेडी कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं ऐसे, तो एक को हम उठा के आगे रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे इसको आगे रख सकते हैं, तो रिजल्टेंट जो है वो ऐसा बनेगा, जिसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली p प्लस क्यू बनेगा, वो तो हम समझ ही सकते हैं, नो डाउट। तो आर बार का मैग्नीट्यूड p प्लस क्यू क्यों होता है, तो वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों का एक एंगल बिटवीन देम इज 0, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर एडिशन इज गोइंग टू बी द एडिशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, नो डाउट। बट अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर 60 डिग्री का है, ये सपोज p बार है और ये मान लो q बार है, और इनके दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है, तो उस केस में क्या होता है, देखो कि ये पैराग्राम बन गया, ठीक है। दिस इज सपोज द पैराग्राम एंड रिजल्टेंट इज दिस वन हियर। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे p से, ठीक है। तो इवन यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ से भी एक कर सकते हैं, तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स एक ही पॉइंट पे जाके मिलेंगे, और दैट विल बी द अनदर डायगोनल एक्चुअली, एंड हियर इट विल बी नहीं, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो उस केस में ये दोनों परपेंडिकुलर बनेंगे, क्योंकि उस केस में वो रोम्बस बनेगा, और रोम्बस के डायगोनल्स हमको पता है एट राइट एंगल्स इंटरसेक्ट करते हैं। तो ऐसे केस में अगर ये 60 डिग्री है और ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है, तो एक्चुअली वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, क्योंकि देखो साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होने की वजह से, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल होने की वजह से इनके सामने का जो एंगल है, क्यू के सामने का जो एंगल है ये वाला, और पी के सामने का जो एंगल है ये वाला, तो वो इक्वल होंगे, और ये खुद 60 डिग्री है ऑलरेडी, और तीनों का एडिशन कितना होता है, 180 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 60 प्लस थीटा बिकम्स इक्वल टू 180, विच मीन्स 60 plus 2 theta becomes equal to 180, which actually means 2 theta must be equal to 180 minus 60, मतलब 2 theta must be equal to 120, which gives theta is equal to 60। तो इस तरह से ये दोनों एंगल्स जो है वो 60-60 बन जाते हैं, और उसकी वजह से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने की वजह से यहाँ पे ये जो बीच वाला जो साइड है कि नहीं, ये वाला, ये उतना ही बनता है जितना ये दोनों का है वैल्यू, और इसका जो ये बीच वाला जो साइड है डायगोनल जो है, तो डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो ये सपोज डायगोनल है, तो इतना तो समझ सकते हैं कि जबकि यहाँ पे p बार है, ये q बार है, इनके बीच में एंगल 60 है, तो ये एंगल 30 होगा जरूर, ठीक है। और ये हमने ज्वाइन कर दिया, और ये भी पैराग्राम पूरा कंप्लीट किया। तो अभी इसमें ये जो साइड है ये हमको निकालना है कि नहीं, तो एक्चुअली ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, तो 30 60 90 डिग्री का जो ट्रायंगल का जो थ्योरम होता है, तो 30 60 90 थ्योरम क्या कहता है कि द साइड अपोजिट टू द 60 डिग्री एंगल इज एक्चुअली √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस, करेक्ट है, एंड हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे, p है, तो इसलिए ये जो साइड है ये वाला, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो वो एक्चुअली √3/2 टाइम्स ऑफ p बनेगा, and since this is √3/2 times of p, this remaining is also going to be the same, that is √3/2 times of p by symmetry, and because of that the total side, the total diagonal here will be actually √3/2 times of p plus √3/2 times of p, which actually happens to be तो √2√3/2 times of p, तो मतलब 2√3/2 times of p, तो इसमें 2 कैंसिल हो जाता है और हमको मिलता है √3 times of p, which is already obtained here, but it's okay, ये alternative proof है actually one proof is already we have done it algebraically, तो algebraic वाला proof जो है वो हमने already किया हुआ है, तो वो proof से तुम समझ सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है तो वो actually इस तरह से √3p होगा, और 90 डिग्री एंगल जब होता है दो वेक्टर्स के बीच में, ये देखो ये सपोज p बार है और ये दूसरा हमारा q बार है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा जो कि पैराग्राम के डायगोनल के अलोंग आएगा, तो इनके दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होने की वजह से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के जैसा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करेंगे तो इस r बार का जो मैग्नीट्यूड है तो वो एक्चुअली p² और q² के सम के स्क्वायर रूट के बराबर होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, r² = p² प्लस q², तो इसमें अगर रूट ले लेंगे तो हमको मिलेगा r = √of p² plus q², which is already there here,
इन दिस टेबल हियर। तो इस टेबल के अंदर ये जो वैल्यू हमको मिलता है वो पाइथागोरस थ्योरम से ही मिला हुआ है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं आराम से। और रही बात 120 की, तो 120 के केस में भी हम देख सकते हैं आराम से किस तरह से इन दोनों का जो वेक्टर सम है, ये देखो समझो ये एक वेक्टर है p बार और दूसरा एक वेक्टर है q बार, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड इक्वल है। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ these two vectors is equal, right? So in that case the resultant of these two can be obtained by using the parallelogram law here। तो ये पैराग्राम लॉ अगर हम यूज करेंगे तो ये एक साइड हमको मिलेगा और ये दूसरा साइड हमको मिलेगा, और ये दोनों जहाँ पे जाके मिलते हैं तो ये हमारा बन गया डायगोनल ऑफ दैट पैराग्राम। So this diagonal will have the same length as that of P as well as Q, just because see ये P और Q का मैग्नीट्यूड एक तो इक्वल है और इनके तो बीच में 120 डिग्री एंगल है। तो इस 120 को अगर आधा पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 60 और ये 60, करेक्ट है? तो 60 60 में डिवाइड हो जाएगा और ये अकेला 60 है और यहाँ पे P बार और ये Q बार है। तो P बार और Q बार इक्वल है, बट ये पैराग्राम है तो पैराग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये p बार है तो ये भी p बार ही होगा, और ये अगर q बार है तो ये भी q बार होगा जरूर। तो मतलब चारों साइड्स इक्वल हो गए। तो जबकि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके सामने के एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। तो इसके सामने एंगल जो है वो 60 है, तो इसका सामने वाला जो एंगल है वो भी 60 होगा जरूर। और अगर दो एंगल 60 है तो तीसरे को 60 होना ही पड़ेगा क्योंकि टोटल 180 बनना जरूरी है। तो तीनों एंगल 60 होने का मतलब है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल बनने की वजह से इसमें हम बोल सकते हैं कि ये जो साइड है वो भी उतना ही होगा जितना ये है या ये है। तो इसलिए इसमें से हमको मिलता है कि the middle side or the diagonal is having the same magnitude as that of p here, and that's why when the two vectors are at 120-degree angle inclined to each other, then in that case the resultant is having the magnitude as that of any one of the vectors, remember। and 180 का जीरो तो हम समझ सकते हैं आराम से, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इनका दोनों को अगर ऐड करेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो जीरो इज गोइंग टू बी द एडिशन ऑफ these two vectors when the two vectors are inclined at 180-degree angle। ओके, तो ये टेबल जो है वो अच्छी तरह से लर्न करके रखो। कल हम ऐसा ही एक दूसरा टेबल करेंगे जो सब्सट्रैक्शन के रिलेटेड होगा, सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। सो लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।